गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री चैप्टर 3, द दिल्ली सल्तनत। यह आप सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से हम इंडियन हिस्ट्री को एक ऐसे पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे जहाँ से चेंज आता है। चेंज आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, रूलरशिप में, यानी इंडिया के रूलर्स बदल जाते हैं तो कल्चर भी बदल जाता है। सोशल और इकोनॉमिक कल्चर में चेंजेस आते हैं और काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। लास्ट चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में हमने देखा था मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है 700 सीई से। उस टाइम पीरियड में चेंजेस आ रहे थे और साउथ इंडिया में हमने चोल एम्पायर के बारे में पढ़ा था। उस समय सदर्न इंडिया में वहाँ के लोकल रूलर्स डोमिनेट कर रहे थे और सदर्न इंडिया में एक शांति व्यवस्था व्याप्त थी। लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में क्या हो रहा था उस चीज़ को हम समझेंगे इस चैप्टर में। द दिल्ली सल्तनत चैप्टर में हम नॉर्दर्न इंडिया में होने वाले बदलाव के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे चीज़ें बदल रही थीं, कैसे हमारे इंडियन रूलर्स से अब फॉरेन रूलर्स आ जाएंगे और जो कि 1 या 2 वर्ष नहीं, लगभग 1000 वर्षों तक शासन करेंगे। ये सारा कुछ कैसे होता है ये हम इस चैप्टर में और इससे आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करते चलेंगे। मिडिवल पीरियड में नॉर्दर्न पार्ट में दिल्ली एक प्रोमिनेंट किंगडम रहा। तो प्रोमिनेंट किंगडम ये कैसे बना? प्रोमिनेंट किंगडम बना जब यहाँ नेटिव रूलर्स का शासन था। नेटिव रूलर्स यानी जब यहाँ भारतीय शासकों का शासन था। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि यहाँ दिल्ली में 2 शासकों के बीच में आपस में युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। तो इस बैटल से पहले पृथ्वीराज यहाँ खुद इस्टेब्लिश थे। इस तरह दिल्ली को इंडियन रूलर्स ने आउटसाइडर्स के आने से पहले ही अपना किंगडम बनाना शुरू कर दिया था। जैसे कि चौहान और तोमर्स जो कि राजपूत वंश थे, उनके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। अब हम इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हाउ दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट सेंटर। दिल्ली को इम्पोर्टेंट सेंटर किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया? सबसे पहले यहाँ तोमर राजवंश के राजा अंगपाल का शासन था। उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अंगपाल के सक्सेसर्स थे, उन्हें चौहान जो कि अजमेर के शासक थे, उन्होंने तोमर्स को हराकर दिल्ली पर अपना कब्ज़ा कर लिया। तो दिल्ली पर किसका शासन हो गया? पृथ्वीराज चौहान का। इस तरह दिल्ली की इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है। जब राजपूत शासकों ने यहाँ शासन किया और इसे अपनी राजधानी बनाया तो इसकी महत्वता और बढ़ गई। अंडर दैम दिल्ली बिकम इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। यहाँ ट्रेड शुरू हो गया और इसके बाद दिल्ली पहले से और फ्लरिश होने लगी, डेवलप्ड होने लगी। यहाँ शासकों ने मंदिर बनवाए। इस तरह दिल्ली भारतीय शासकों के समय से ही एक इस्टेब्लिश एवं डेवलप्ड एरिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन रूलर्स के टाइम से नहीं बल्कि इंडियन रूलर्स के टाइम से ही दिल्ली जो है एक विकसित एरिया था, एक डेवलप्ड एरिया था। तो अब दिल्ली सुल्तान्स कहाँ से आए? मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और
मोहम्मद गौरी जीत गए। इस तरह से पावर नेटिव रूलर्स यानी इंडियन रूलर्स के हाथ में से आउटसाइडर्स यानी फॉरेन इन्वेडर्स के हाथ में आ गई। तो इन फॉरेन इन्वेडर्स को ही दिल्ली सुल्तान्स कहा गया है। ये भारत में अफ़गानिस्तान, ईरान और तुर्क इन इलाकों से आए थे। तो दिल्ली सुल्तान्स में मेनली 5 डायनेस्टीज़ हुई, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जिसने 1206 से 1290 CE तक शासन किया। दूसरी डायनेस्टी है खलजी डायनेस्टी जिसने 1290 से 1320 CE तक शासन किया। तीसरी डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी जिसने 1320 से 1399 CE तक शासन किया। चौथी डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी जिसने 1414 CE से 1451 CE तक शासन किया। पांचवी डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी जिसने 1451 CE से 1526 CE तक शासन किया। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की। तो स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक हुई? 1206 CE से 1290 CE तक। तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की। मोहम्मद गौरी जो कि अफ़गानिस्तान की गौरिद डायनेस्टी का जनरल था, वह भारत आया और उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ पृथ्वीराज चौहान का शासन था। दोनों के बीच में तराइन में 2 युद्ध हुए। पहले युद्ध में गौरी हार गया और दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के एक व्यक्ति को अपना जनरल नियुक्त किया। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को यहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 1206 से 1210 CE तक शासन किया। He was the lover of art and literature. अपनी उदारता एवं दया भावना के कारण उसे लाख बख्श का टाइटल दिया गया। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिदें बनवाईं और उसने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया। परंतु उसके पूरे होने से पहले ही पोलो खेलते समय एक एक्सीडेंट में 1210 CE में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1210 CE में उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का अगला शासक बना। इल्तुतमिश ने 1210 CE से 1230 CE तक शासन किया। उसे शमशुद्दीन का टाइटल दिया गया। सुल्तान बनने के बाद उसे यहाँ के नोबल्स द्वारा विद्रोह का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में राजपूतों को हराया और अजमेर, ग्वालियर पर शासन किया और उसने बंगाल एवं बिहार को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। उसने अपने राज्य में मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए रवि नदी के सहारे किलाबंदी करवाई। बहुत से स्कॉलर्स और आर्टिस्ट मंगोलों के हमले से बचते बचाते भारत में एंटर हो गए, जिन्हें इल्तुतमिश ने संरक्षण प्रदान किया। On his death from natural causes, Razia Sultan Iltutmish daughter sat on the throne of Delhi. इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी बेटी रज़िया दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 CE तक दिल्ली पर शासन किया। वह पहली और अंतिम भारतीय महिला शासक थी जिसने दिल्ली पर शासन किया। सिंहासन पर बैठते ही उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।
उस समय वहाँ के नॉबल्स और मिलिट्री लीडर्स ने रज़िया का विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि कोई महिला राजा की पदवी पर बैठे। इसका नतीजा यह हुआ कि अंत में उसे राज सिंहासन यानी इस सुल्तान की पदवी से हटा दिया गया और उसके छोटे भाई नसरुद्दीन को सिंहासन पर बिठा दिया गया। नसरुद्दीन को केवल नाम का राजा बनाया गया, लेकिन मेन पावर जासुद्दीन बलबन के पास थी, जो कि नसरुद्दीन का गार्जियन था। नसरुद्दीन की तरफ से बलबन पूरे साम्राज्य को संभालता था। 1266 सीई में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन, जिसने 1266 सीई से 1286 सीई तक शासन किया। बलबन एक कठोर नीति वाला शासक था। वह शत्रुओं से लोहा लेने में विश्वास रखता था। उसने अपने साम्राज्य को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित रखा। उसने उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वहाँ किलाबंदी करवाई। 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पोता उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन की मृत्यु के बाद यह स्लेव डायनेस्टी कमज़ोर पड़ गई और कोलैप्स होना शुरू हो गई। इसके बाद खिलजी वंश सत्ता में आया और स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो गई और इसका अंत हो गया।